हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। पिछले वीडियो में कक्षा 9 के जो विज्ञान में कोशिका चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको कोशिका का संक्षिप्त परिचय बताया गया था और कोशिका का इतिहास बताया गया था। आज इस वीडियो में आपको कोशिका के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स। कहने का मतलब क्या हो गया, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल। तो कोशिका दो प्रकार का हो गया, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक के शाब्दिक अर्थ के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो आइए, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वर्ड्स जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी। प्रो का अर्थ क्या होता है, प्रिमिटिव या प्राइमरी। प्राइमरी का हिंदी क्या हो जाएगा, प्राथमिक। प्राथमिक। और कैरियोटिक को हम लोग ग्रीक भाषा में कैरियोन लिखते हैं। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, इसका हिंदी अर्थ होता है केंद्रक। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वही कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से केंद्रक, वह कोशिकाएं जिनमें पूर्ण रूप से केंद्रक या पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्राथमिक केंद्रक देखने को मिला, उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है जीवाणु और नीलहरित शैवाल। तो हम इसका डिफिनीशन कंफर्म कर रहे हैं, वह कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित, वह कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है और उसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला और पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम आपको क्या बताए हैं, ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, या इसको हम लोग बोलेंगे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल हमारा एक हो गया नील हरित शैवाल और दूसरा हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इसमें हम चित्र बना देते हैं बैक्टीरिया का या जीवाणु का। आइए इसका चित्र बनाया जाए। ये हो गया एक जीवाणु हो गया, एक जीवाणु हो गया। और जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है, जीवाणु का जो बाहरी आवरण होता है वो प्रायः क्या कहलाता है, जीवाणु का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति।
लेकिन ये त्रिस्तरीय दिखाया गया है। ये हो जाएगा सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति हो जाएगा ये कोशिका भित्ति। ये बीच में जो खाली स्पेस देख रहे हैं ये कैप्सूल हो जाता है, इसको हम लोग सैंपल बोलते हैं, कैप्सूल हो जाएगा। इस आवरण के अंदर जो गाढ़ा रंजक या द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव्य की संज्ञा देते हैं। ये हो जाएगा इंग्लिश में साइटोप्लाज्म और हिंदी में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही अल्प विकसित केंद्रक पाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। ये हो गया आरएनए, राइबोसोम हो गया, राइबोसोम्स, ये हो गया सूत्र, सूत्र या फिलामेंट बोलेंगे इसको हम लोग। ये फिलामेंट या फ्लेजिलम इसलिए पाया जाता है कि ये बैक्टीरिया जल में सुचारू रूप से गमन कर सके। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे कि वे कोशिकाएं जिनमें प्राथमिक केंद्रक दिखाई तो दिया किंतु इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, तो ऐसे कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का हम आपको एग्जांपल दिए ब्रिगुनिन एल्गी। ब्रिगुनिन एल्गी में हम लोग आपको दो नाम बता देते हैं, नॉनस्टॉक और एनाबिना, नॉनस्टॉक एनाबिना। और इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो अब डिस्क्राइब करना चालू कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें पूर्ण केंद्रक या पूर्ण विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाया जाता है, इनके कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं जैसे गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इन सब का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि जो भी कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीजों को क्या होता है? अभाव होता है। और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ इनमें पाया जाता है डीएनए या आरएनए, ये यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा अल्प विकसित और छोटा होता है। जैसा कि आपको आरएनए टर्म दिखाया गया है फिगर के अकॉर्डिंग, जीवाणु के चित्र में देखिए आरएनए दिखाया गया, तो आनुवंशिक पदार्थ यहाँ पे आरएनए होगा या डीएनए भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका तो स्पष्ट हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि पर या इस धरती पर जब जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन से जीव आए? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित थे वही जीव आए। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित जीवों में हम एग्जांपल आपको किसका दिए हैं? निरय शैवाल का और बैक्टीरिया का। इसके अतिरिक्त जो भी जीव बाद में आए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, प्लांट बॉडी हो गया, एनिमल बॉडी हो गए, वो यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला का अभाव होता है, अर्थात पूर्ण रूप से केंद्रक विकसित नहीं होते हैं। जब केंद्रक कला का अभाव हो जाएगा अर्थात केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा तो उसमें जो भी आनुवंशिक पदार्थ रहेगा वो इससे बाहर निकल के, जब केंद्रक कला नहीं रहेगा तो इससे बाहर निकल के ये कोशिका द्रव्य में ही तो वितरित हो जाएंगे। तो हमें कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए हो या आरएनए हो जो भी पाया जाता है वो केंद्रक में ना होकर कोशिका द्रव्य में बिखर जाता है और कोशिका द्रव्य में ही
पाया जाता है। इनमें राइबोसोम्स क्या बताए हैं कि 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको हम आगे बताएंगे 80 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम्स होता है वो किस प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम्स होता है। और आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम का मुख्य फंक्शन क्या होता है, कोशिका के अंदर ये प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। जहां राइबोसोम आपको दिखेगा उसके इर्द गिर्द में प्रोटीन के कण जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अर्थात हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और बैक्टीरिया में देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक एनिमल में गमन के लिए यहाँ एक सूत्र का चित्र बनाया गया, अर्थात फिलामेंट है, जो इसके जरिए यानी फिलामेंट के जरिए या सूत्र के जरिए ये जल में या जहां भी स्थिरता इनकी होती है, जहां ये पाए जाते हैं वहां से ये गति करते हैं। इसके अलावा इनमें सूत्री विभाजन कभी नहीं संभव है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोटिक डिवीजन नहीं हो सकता है, माइटोटिक डिवीजन नहीं हो सकता, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला का अभाव होता है। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका का। अब हम लोग ये जानेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आइए जानकारी किया जाए। क्या है यूकैरियोटिक सेल? ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, यू और कैरियोटिक। तो यू को हम लोग ग्रीक भाषा में लिखते हैं ट्रू। क्या लिखा जाता है, ट्रू। यू का अर्थ क्या हो गया, ट्रू। यू बराबर ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, सत्य या वास्तविक। यू को ग्रीक भाषा के यू को इंग्लिश में ट्रू लिखा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता सत्य या वास्तविक। वास्तविक। और कैरियोटिक को ग्रीक भाषा में आपको क्या बताए हैं कि न्यूक्लियस लिखा जाता है। तो कैरियोन को हम लोग किस में व्यक्त कर देंगे, कैरियोन इक्वल टू न्यूक्लियस। कैरियोन को ग्रीक भाषा का कैरियोन शब्द जो है वो न्यूक्लियस शब्द से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है, केंद्रक। अब डिफिनीशन आपका क्या हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका का, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का डिफिनीशन क्या हो गया, वह कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, वह कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वह कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, अर्थात ऐसा कोशिका जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली का, केंद्रक कला का, केंद्रक द्रव्य का, और उसके अंदर क्रोमैटिन धागे का पूर्ण रूप से विकास होता है, ऐसे कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित या वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में हमारे प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी दोनों आ जाएंगे। कहने का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित, सुसंगठित, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब तो नाम से स्पष्ट हो गया यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में हम अभी एग्जांपल अगर देंगे तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में। लेकिन ये चीज आपको आगे हर क्लासों में बताया जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। कक्षा 9th में भी है, जो आगे आपको बताया जाएगा जब इसका हम डिस्क्राइब कर लेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का निरूपण कर देंगे, तो उसके बाद में जब आपको प्लांट एंड सेल और एनिमल सेल अलग अलग बताया जाएगा। डेफिनेशन कंफर्म हो गया। वह कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक या सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसके अतिरिक्त इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है और कोशिका के अंदर जो सूक्ष्म अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका, ये सारी कोशिकाएं पूर्ण विकसित और पाई जाती हैं। जबकि आपको भी हम क्या बताएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनका अभाव होता है और ये अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित कोशिकांग जैसे केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम आदि ये सब पाए जाते हैं। और इसमें 80 प्रकार की, अभी आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताएं कि 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी इनका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण था और यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या रहेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना रहेगा। अभी हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन नहीं हो सकता है, किंतु यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया को हम छोड़ दें, नीलहरित शैवाल और बैक्टीरिया के विभिन्न स्पीसीज, जो भी स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के, इनको यदि हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो भी हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल हैं वो प्रायः यूकैरियोटिक कोशिका से ही निर्मित होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका को अभी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका हम उनको बोलेंगे जो पौधे होंगे या पादप कोशिका से निर्मित जो जीव होगा वो पौधा कहलाएगा, जबकि जंतु कोशिका से जो निर्मित जीव होगा वो जंतु कहलाएगा या जीव कहलाएगा। तो इसके बाद में हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अथवा इनके कोशिकांग के बारे में अध्ययन कराएंगे। जिससे भी प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में सबसे पहली चीज क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो जितने भी हमारे कोशिका के अंदर पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उन एक एक भागों का आपको अध्ययन कराते चलेंगे। बट आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।